अगला जो टॉपिक है हमारा डिस्क्रीट डेटा, हम लोगों ने देख लिया था क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसा करके डिस्क्रीट डेटा के लिए देख लिया गया है। अगर मान लो बॉडी हमारा कॉन्टिन्यूअस रहा, जैसे ये मार्कर है, मैंने कहा इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ पर होगा। सेम वही फंडा तुम अपना सकते हो यहाँ पर भी, सेम वही फंडा तुम यहाँ पर भी अपना सकते हो। इस मार्कर को तुम मान लो इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, सही है, छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। मैं यहाँ पे फिगर बना करके दिखाता हूँ तुम्हें। सपोज करो ये हमारे पास कोई एक रॉड था, फिगर मत बनाना अभी कोई, पहले समझ लेना। इसका मैंने यहाँ पे कहीं मान लिया ओरिजन, क्योंकि मैंने बोला था बिना ओरिजन चूज किए तुम नहीं कुछ कर सकते हो। ये वाई एक्सिस हो गया। इसमें मैंने एक छोटा सा पार्टिकल कट किया, जो कि मैं मान लेता हूँ कितनी दूरी पर है, आर डिस्टेंस पर है, और इसका मास कितना है, टीएम मास मान लेता हूँ मैं। छोटा सा पार्टिकल था, छोटा सा पार्टिकल था तो छोटा सा उसका मास होगा, डीएम मान लेता हूँ। टोटल मास अगर कैपिटल एम है और टोटल लेंथ अगर इसका कैपिटल एल है, तो छोटा सा मास हो गया डीएम, और कितने दूरी पर है, ओरिजिन से आर डिस्टेंस की दूरी पर मैंने रखा है। हम लोगों ने कल क्या किया था, सेंटर ऑफ मास होता क्या है, एवरेज डिस्टेंस होता है कि नहीं, एवरेज डिस्टेंस होता है ये, जहां पे सारे के सारे मासेज रखे गए हैं उनका क्या करते हैं हम लोग, एवरेज डिस्टेंस को लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही काम यहां पर मैं करने जा रहा हूं। तो क्या किया जाएगा सर, आर सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, आर डिस्टेंस पे डीएम है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे डीएम है, अपॉन में नेट मास, इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। क्यों सर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां देखो जरा ध्यान से समझना। सर ये एलिमेंट को मैं यहां भी ले सकता था कि नहीं, इस एलिमेंट को यहां भी ले सकता था, इस एलिमेंट को यहां भी ले सकता था, क्या मेरा आर बदल रहा है कि नहीं। मान लो तुमने इनफाइनाइट टुकड़े किए, R1 R2 R3 R4 R5 R6 इतने डिस्टेंसेस पे तुमने इनफाइनाइट टुकड़े किए, और मासेज लिए तुमने DM1 DM2 DM3, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, छोटे छोटे टुकड़े किए मैंने। तो मैं इसका सेंटर ऑफ मास क्या लिखूंगा, जो हमारा फॉर्मूला होता था उससे मैं क्या लिख सकता हूं सर, R1 DM1 प्लस R2 DM2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, अपॉन में DM1 प्लस DM2 छोटे छोटे मासेस, ऐसे लिखा जा सकता था। कल जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में जो फार्मूला पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। अब यहां तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सर ये मास जो आपने लिया है वो इनफाइनाइटली स्मॉल है कि नहीं है, कई सारे मासेज लिए गए, इनफाइनाइटली स्मॉल है। इन सबको जोड़ रहा हूं मैं, जोड़ने के लिए मैंने कल लगाया था क्या, सिग्मा लगाया था कि नहीं, जोड़ने के लिए सिग्मा लगाया था, और यहाँ क्या लिखा था, MI/RI अपॉन में सिग्मा MI। लेकिन जब सर कोई भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी हो जाती है और डिफरेंशियली स्मॉल एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो समेशन न लग के अब क्या लगता है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगता है। क्यों, देखो समेशन करने का दो तरीका होता है, किसी भी चीजों को जोड़ने का दो तरीका होता है, मैथ्स में ये बात बताई जाती है। पहले तो होता है डिस्क्रीट डेटा के लिए, चाहे ग्रुप्ड हो चाहे अनग्रुप्ड हो, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट डेटा के लिए हम लोग सिग्मा का यूज करते हैं, और कॉन्टिन्यूअस के लिए एस, ऐसे ये एस ही तो है समेशन का, अरे ऐसे ऐसे बनाते हो, मैंने पकड़े खींच दिया उसको तो लो बन गया ये एस। इंटीग्रेशन का सिंबल इसी से बनाया जाता है, समेशन का ये एस है। तो जब भी कॉन्टिन्यूअस डेटा होती है सर तो मैं इस तरीके से ऐड करता हूँ, सही है। तो मैं इसी का जनरलाइज फॉर्म क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि नहीं, आर डी एम, बार बार आ रहा है, जैसे यहाँ लिखते थे ना MI/RI, उसी तरह से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर डी एम, और यहाँ पे समेशन की जगह पे क्या लगाऊंगा मैं, इंटीग्रेशन, अपॉन में छोटे छोटे मासेस को जोड़ा जा रहा है तो डीएम, जैसे यहाँ पे M1 M2 होता था तो M लिखते थे, और इंटीग्रेशन। तो जब भी कोई भी कॉन्टिन्यूअस डेटा होगा हमारा, जब भी हमारे पास कोई भी कॉन्टिन्यूअस मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया गया होगा तो सेंटर ऑफ मास हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं। मीन्स अब समेशन न करके हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। सिमिलरली एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना हुआ तो क्या कर देंगे, एक्स डी एम अपॉन में इंटीग्रल डीएम, सही है। स्केलर में लिख रहा हूं मैं, वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाई डीएम अपॉन में इंटीग्रेशन डीएम, वही फार्मूला है, ये अलग फार्मूला नहीं है, सेम वही फार्मूला जो कल पढ़े थे अपॉन में इंटीग्रेशन डीएम। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, नोट करो पहले इसको। सबसे पहले केस ले लेते हैं कि यूनिफॉर्म रॉड का, जैसे ये मार्कर है, सबको पता है कि अगर ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तुम कहीं से काटो, जितना लेंथ काटे होगे उसके अंदर मास सेम आएगा।
जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर काटा, सपोज 1 ग्राम हो रहा है, तो यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर काटोगे तो भी 1 ही ग्राम होगा, यहाँ से काटोगे तो, लेकिन ये मार्कर क्या यूनिफॉर्म है? नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जितना व्हाइट पार्ट है उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, बट ये ब्लैक पार्ट में मास ज़्यादा हो गया है कि नहीं हो गया है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। उसका भी एक केस करवाऊंगा, नॉन यूनिफॉर्म का भी केस करेंगे हम लोग। अभी यूनिफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। सर सबसे पहला काम क्या होता है? ओरिजिन बनाना हमको, क्योंकि डिस्टेंस को मेजर करना है, विदाउट ओरिजिन तुम डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते हो। तो ओरिजिन तुम चाहो बीच में बना लो, चाहे कॉर्नर बना लो, चाहे इस कॉर्नर बना लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, तुमको जहां मन करे वहां बनाओ। यहां जब बीच में बनाओगे तो -L/2 से L/2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इधर बनाते हो तो 0 से लेकर के L तक। अबे एक बोतल नहीं संभाल रहा है भाई, इसका संभालोगे यार तुम, हाँ? दूसरी बार गिराया है सब, तीसरी बार गिराया तो तुमको भी नचाक फेंकूंगा, उसको भी नचाक फेंकूंगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए माना है ताकि मैं लिमिट को कहाँ से कहाँ तक ले चलूँ। ये जो एलिमेंट है वो कहाँ तक जा सकता है? यहाँ शुरू होकर के यहाँ तक जा सकता है कि नहीं? झाड़ू जैसा समझो इसको, ये झाड़ू है, कहाँ से जा सकता है? इस कोने से लेके इस कोने तक जा सकता है कि नहीं? तो इस कोने पे जब आएगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गधा 0। यहाँ से डिस्टेंस को ले रहा है ना, ओरिजिन हमारा यहाँ पर है, और यहाँ तक जाएगा तो एल हो जाएगा कि नहीं? तो आर की लिमिट कहाँ से? 0 से लेकर एल तक जाएगी। अगर तुमने ओरिजिन को बीच में लिया गया होता तो ये -L/2 से लेकर के L/2 तक जाता। समझ आ रही बात? ठीक। तो सर हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है एक्स सेंटर ऑफ मास का। एक्स सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रल एक्स dm अपॉन में इंटीग्रल dm। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स इंटीग्रल dm अपॉन में छोटे छोटे मासेस को जोड़ूंगा तो टोटल मास आएगा, जो कि कैपिटल M माना गया है। सवाल उठता है सर ये स्मॉल dm निकालना, dm इंटीग्रल मास निकालना सबसे बड़ा चैलेंज है। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है लीनियर मास डेंसिटी का। लीनियर मास डेंसिटी क्या बोलता है कि पर यूनिट लेंथ में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगले साल 12th में पहले ही चैप्टर में जाओगे, पढ़ोगे गॉस लॉ में लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल या सरफेस चार्ज डेंसिटी, या एक और पढ़ोगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी पढ़े हो, डेंसिटी जो पढ़े ना वो एक्चुअल में क्या होता है? मास डेंसिटी होता है। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास रखा गया है उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी, मास डेंसिटी। डेंसिटी हर जगह पे होता है। इस लाइन के ऊपर, ये लाइन है, एक लाइन है, इसके अंदर कितना मास है ये क्या बताएगा? लीनियर मास डेंसिटी। एक्चुअल में क्या है? ये वॉल्यूम है ना। अरे एक्चुअल में क्या है? ये सिलेंडर है कि नहीं है? मैं एक लाइन खींच दूं, पतला सा एक धागा लेकर के आऊं, उस धागे का कुछ ना कुछ मास तो होगा, उसके पास ले जाना पड़ेगा, जोहरी के पास, सोनार। वो उतने छोटे प्रिसीजन को नाप सकता है, ये वेइंग मशीन नहीं नाप पाएगी, क्योंकि उसमें बहुत हल्का सा मास होगा ना, एक धागे में बहुत कम मास होगा, तो उसको कौन नाप सकता है? सोनार के पास ले जाएंगे, क्योंकि उनका जो वेइंग मशीन है उसका लीस्ट काउंट और ज्यादा मतलब कम होता है ना, बहुत प्रिसाइजली वो क्या करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट को भी वो मेजर कर सकते हैं। तराजू और इस पे नहीं, 10 ग्राम सोना लियो, ले जा करके इधर जो सब्जी लेने जाते हो उस पर तोलवाओगे, कुछ नहीं बताएगा वो। या धर्म कांटा पे लेके चले जाओ, जो ट्रक नापता है, उधर ले जाना मार्कर हो, कहना भैया तौल के बताइए, तो मार के भगा देगा वो, है ना। तो हर डिवाइस का अपना अपना मेजरिंग क्या होता है, लिमिट होता है। तो सर मैंने एक धागा लिया, उस धागे पे कितना मास है, उस धागे के अंदर कितना मास है, उसी को बोलते हैं हम लीनियर चार्ज, लीनियर मास डेंसिटी। तो यहां मैं एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये और कुछ नहीं होता है बालक, मास पर यूनिट लेंथ होता है। एक यूनिट लेंथ में कितना मास है उसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। यहां ध्यान से देखो, टोटल लेंथ में कितना मास है, बोलो। टोटल लेंथ में मास कितना है? एल है। तो इसका कुछ अपना एक मास होगा कि नहीं होगा? इसका कुछ लेंथ होगा ना, डी आर मान लेता हूं मैं इसका लेंथ मैं डी आर मान लेता हूं। ये डीएम जो एलिमेंट लिया है इसका लेंथ, इसकी विड्थ को मैं डी आर मान लेता हूं, ठीक है। तो डी आर लेंथ में कितना मास माना गया है? डीएम माना गया है कि नहीं? तो सर यहां से मैं डीएम की वैल्यू को क्या निकाल सकता हूं? डीएम यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m/l इंटू डी आर हो जाएगा। अब इसी की वैल्यू को लाके यहाँ पे हम लोग चिपकाएंगे। आती बात समझ में? ठीक है। और सर ये x ना होकर के यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? चलो r लिखा गया ना, x ही लिखा गया था ना यहाँ पे x, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, x कर लो इसको, और इसको भी dx कर लो, क्योंकि x में देख रहे हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx लेंथ में यहाँ पे हो जाएगा dx।
वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखो। अब इंटीग्रल डी एम की जगह मैं क्या लिखूंगा, एम बाई एल, एक एक्स ऑलरेडी बैठा हुआ था और ये डी एक्स अपॉन में एम हो जाएगा। लिमिट क्या होगी सर, 0 से लेकर के एल तक जाएगा कि नहीं। ये dx जो है, ये dx का लेंथ कहाँ से जा सकता है, 0 हो सकता है यहाँ पे, और पूरा लेके जाऊंगा तो l के बराबर हो सकता है, लेंथ के बराबर। इंटीग्रेट करेंगे, m बाई एल इज अ कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकल करके आएगा, और एक m ऑलरेडी बैठा हुआ था। इंटीग्रल 0 to l x dx, m से m विल गेट कैंसल्ड आउट, 1 बाई एल x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to l अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 बाई 2l एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, करते हैं यही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो सर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2l, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, एल बाई 2 आ गया। एक्स में कितना आ गया, एल बाई 2। अब वाई में भी चेक करना पड़ेगा हमें, वाई सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं यहाँ पे। ध्यान से समझना इस चीज को, वाई सेंटर ऑफ मास जब तुम निकालने जाओगे तो क्या होगा, इंटीग्रल वाई डी एम अपॉन में इंटीग्रल डी एम, ये होता है फॉर्मूला, इंटीग्रल वाई डी एम अपॉन में इंटीग्रल डी एम। अब ध्यान से सुनना इस बात को, वाई का मतलब क्या हुआ, ये एक्सिस था कि नहीं हमारा, इस एक्सिस से जितना मास ऊपर उतना ही मास नीचे है कि नहीं है, जितना मास ऊपर उतना ही मास नीचे है, तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है यूनिफॉर्मली। अगर मान लो ऊपर 50 ग्राम है तो नीचे भी 50 ग्राम है कि नहीं है, बात को समझना जरा। तो इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर आएगा, उतना ही सेंटर ऑफ मास इसका नीचे आने वाला है, आधा आधा पार्ट में बढ़ गया है, जैसे इस तरीके से था। यहां से एक्सिस गई है मेरी, ऊपर का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा बीच में, इसका भी बीच में आएगा, दोनों क्या है, सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं है। तो नेट कितना हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो बस तुमको एक चीज क्या याद रखना है कि जब भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, जिस भी एक्सिस के अबाउट हमारा जो भी ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, अगर वो सिमेट्रिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होने वाला है, 0 आने वाला है। सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, 0 आने वाला है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। अरे भाई मेरे, ये लिमिट ऐसे ही नहीं चल रहा होगा, वाई में तो चल ही नहीं रहा है, तो लिमिट भी तुम क्या ही पुट कर लोगे यहाँ पे, तो इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास एल बाई 2 0 होने वाला है। और सबको ये बात पता है कि अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आएगा कि नहीं सेंटर ऑफ मास, तो वही चीज हुआ भी है। टोटल लेंथ एल था तो बिल्कुल सेंटर में आएगा एल बाई 2 पर, सेंटर ऑफ मास कहाँ आने वाला है, एल बाई 2 पर आने वाला है। एक रिंग पर भी देख लेते हैं, कॉपी कर लो इसको जल्दी। अब अगला केस ले लेते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का। ठीक है, यूनिफॉर्म बार बार मैं लिख रहा हूं, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं है कि मैं यहां देखूंगा तो ज्यादा मास होगा, यहां कम मास होगा। लेकिन एक बात और बताना, क्या इन रियलिटी जो भी मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं क्या वो यूनिफॉर्म होगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म हो। जैसे मान लो इसी रिंग को बनाया गया है, ठीक है, अगर तुम इसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि मास थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा, क्योंकि कास्टिंग करके बनाते हैं हम लोग इसको। ठीक है, कास्टिंग करके आयरन वगैरह का इस्तेमाल करके हम लोग इसको बनाया जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 19-20 हुआ होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग आइडियल केस लेकर के चल रहे हैं क्योंकि स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो अभी अभी मैंने तुमसे बोला कि कहीं ना कहीं ओरिजिन लेना पड़ेगा हमको। हमेशा देखो ओरिजिन वही मानना जहां से बॉडी हमारा सिमेट्रिकल हो जाए, सिमेट्रिकल हो ऐसा ओरिजिन। मैं ओरिजिन यहाँ भी ले सकता हूँ सर, लेकिन मैं यहाँ लूंगा ओरिजिन, क्योंकि इसके अबाउट ये सिमेट्री में आ जाएगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पर एक ओरिजिन चूज करूंगा और इसको मैं बोल दूंगा एक्स एक्सिस, इसको बोल दूंगा मैं वाई एक्सिस, और ये हमारा 0 हो जाएगा, ओरिजिन हो गया हमारा। ठीक है, अब ध्यान से जरा देख के बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है सेंटर ऑफ मास का, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों, ध्यान से देखो यहाँ पे, इस एक्सिस के अबाउट क्या इधर जितना मास उतना ही मास इधर भी है कि नहीं है, तो पॉजिटिव का एक्स इधर आएगा, अगर इधर सरकेगा तो पॉजिटिव का एक्स आएगा, और इधर सरका तो निगेटिव का एक्स आया, पॉजिटिव निगेटिव विल गेट कैंसल्ड आउट, मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0 होने वाला है। वाई सेंटर ऑफ मास होगा सर, क्यों, क्योंकि ये मेरा ओरिजिन था, ये एक्सिस थी मेरी, ऊपर की तरफ सारा मास है कि नहीं है, देखो ये सारा का सारा मास कहाँ है, इस एक्सिस से ऊपर है कि नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास कहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, वाई सेंटर ऑफ मास निकलेगा यहाँ पे, एक्स सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल पाएंगे हम। तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल वाई डी एम अपॉन में कैपिटल एम, कर सकते हैं। छोटा मास निकालना मुझे, मैं यहाँ पे मास को मान लेता हूं, मैं छोटा सा मास लिया डी एम, सही है, छोटा सा मास मैंने लिया डी एम,
और मैं मान लेता हूं, ध्यान से सुनना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से करूंगा। पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से किया जाएगा, क्योंकि अगर तुम कार्टेशियन में सॉल्व करने जाते हो फंस जाओगे तुम। ठीक है, पोलर की हेल्प से कर रहे हैं। सपोज करो ये एलिमेंट मेरा डी थीटा एंगल बना रहा है और रेडियस आर माना गया है, तो ये आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा होगा कि नहीं, पढ़े हम लोग बचपन में पढ़ा गया ना। अगर ये मेरा इस तरीके से अगर मैं बात करूं, ये रेडियस है आर और अगर ये है थीटा, तो ये कितना हो जाता है, आर थीटा होता है कि नहीं, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। साइन थीटा एक्चुअल में होता है, साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूं क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। सही। तो यहां पर अब मैं डीएम की बात कर रहा हूं। हमें पता है लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास बाई टोटल लेंथ। कितने पर ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरकमफेरेंस पे है कि नहीं है, ये मास कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, तो पाई आर होगा क्योंकि सेमी सर्कल है। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, जैसे इस रिंग की ये बात कर रहा है, तो मास कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पेरीफेरी पे है कि नहीं है, पेरीमीटर पे है सर, सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना मास मतलब कितना लेंथ होगा, 2 पाई आर। लेकिन मैंने आधा सेमी सर्कल लिया है कि नहीं, आधा लिया है ना मैंने, तो आधे का लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू छोटा मास बाई छोटा लेंथ। ये मास कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर डी थीटा में है कि नहीं है, बोलो। छोटा मास बाई छोटा लेंथ, टोटल मास बाई टोटल लेंथ, बस बात खत्म, इतने पे। डीएम की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी सर, डीएम की वैल्यू आ जाएगी एम आर अपॉन में पाई आर डी थीटा। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एम बाई पाई डी थीटा। सही है, वैल्यू को उठा के यहां चिपका रहे हैं। वाई सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू इंटीग्रल वाई, वाई तो वाई रहने वाला है, वाई को भी अभी चेंज करेंगे हम लोग, वाई को भी चेंज करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, वाई का मतलब यहां से ये डिस्टेंस है कि नहीं है, वाई का मतलब ओरिजिन से कितना ऊपर गया है। अगर ये आर है और सपोज करो ये एंगल थीटा था, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो। वाई कितना हो जाएगा, ये अगर थीटा है, ये अगर हमारा थीटा एंगल बनाया गया है, डी थीटा क्या हमारा छोटा एंगल है, डी थीटा हमारा छोटा एंगल है, रेडियस आर है, ये एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। वाई का मतलब क्या हुआ कि इस एक्सिस से कितना ऊपर है ये, तो मैं उसको एंगल के टर्म में लाना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा डी थीटा आया है कि नहीं, एंगल के टर्म में मैं लिमिट को पुट करूंगा, तो मैं वाई को भी एंगल के टर्म में बदल रहा हूं। ये हमारा वाई है और इधर आएंगे तो ये एक्स है हमारा, एक्स का तो मैंने ऑलरेडी तुमको बोल दिया 0 होता है। वाई निकालेंगे, इस ट्राइंगल में अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे तो वाई क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, वाई क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा होगा कि नहीं। वैल्यू उठा के यहां रखेंगे, आर साइन थीटा इंटू डीएम की जगह मैं रखूंगा एम बाई पाई डी थीटा और होल डिवाइडेड बाई एम है, एम से एम विल गेट कैंसल्ड आउट। और लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक। देखो ये जो हमारा एलिमेंट लिया था वो यहां से चल करके पूरा घूम के इधर आ सकता है कि नहीं, तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक। 180 को पाई लिखा जाता है, आर कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बाहर निकल करके आएंगे, आर बाई पाई बाहर निकल करके आ जाएंगे, बचा कितना, 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, पोलर में सॉल्व करते ही, पोलर में कन्वर्ट करते ही ये चीजें आसान हो गई हैं सॉल्व करने। अगर तुम इसको कार्टेशियन से सॉल्व करने जाओगे बहुत ज्यादा फंस जाओगे तुम, दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, तो आर बाई पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, 0 से लेकर के पाई तक। वैल्यूज को पुट करो, आर बाई पाई, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, कॉस 180 माइनस कॉस 0, कॉस 180 कितना होता है, -1। ठीक है, कॉस 180 होता है -1, माइनस आर बाई पाई -1, कॉस 0 भी 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। तो y सेंटर ऑफ मास कितना होता है, ये होता है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 0, 2r बाई पाई, 2r बाई पाई होता है। याद रखना, कंपटीशन के पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है इस पे सेंटर ऑफ मास पे, फॉर्मूला याद होगा तो कर लोगे। ठीक है, नोट कर लो।